नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आशीष का है। आशीष की कहानी 2003 की है और आशीष मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आशीष एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। नौजवान थे अभी और बहुत ही जान से उस फैक्ट्री में मेहनत कर रहे थे। लोहा लंगर ढोते ढोते हाथ पैर एक वज्र के समान हो चुका था और देखने में अब वो एक तरह का पहलवान की तरह दिखते थे। हैं ही ऐसा उनका शरीर ही था, कद काठी ऐसी थी। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी जब उनकी मासिक आय तनख्वाह मिलती तो वो रोने लगते थे, आंखों से आंसू निकल आता था। इतनी कम तनख्वाह में उनका घर बार नहीं चल पाता था। उनका परिवार था, माता पिता थे, बहनें थी, छोटा भाई भी था। गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए वो दुखी रहते थे। लेकिन अब करे क्या, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अगर पढ़े लिखे होते तो कुछ और काम कर लेते। लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होना आज उनको समझ में आ रहा था। लेकिन उस टाइम की पारिवारिक स्थिति जो घर की थी, इसलिए पढ़ नहीं पाए। उम्मीद तो बहुत थी कि वो पढ़ करके किसी अच्छे काम में लगेंगे, लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया और आखिरकार मजदूरी का काम एक फैक्ट्री में करने लगे थे। अब उनके जो दोस्त थे, जिस घर में रहा करते थे शेयर होल्डर की तरह, जो किराया देते थे, 4 लड़कों का ग्रुप था। अब एकांत में बैठते ना तो अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते और कभी कभी वो आंखों से आंसू भी निकलने लगता। लेकिन उनमें से एक जो दोस्त था ना, वो थोड़ा मजाकिया किस्म का था और जब भी आशीष उदास होते तो उनको हंसाने की कोशिश करता। और एक शाम को ऐसे ही आशीष अपने कमरे में बैठे हुए उदास थे और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि इतना कम तनख्वाह में मेरा घर बार कैसे चलेगा, मैं क्या करूं, कहाँ से मैं पैसे कमाऊं, क्या करूं, क्या यत्न करूं। लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उनका दोस्त आ गया जो मजाकिया था और कहने लगा, आशीष क्या चिंता में पड़ा हुआ है, क्या टेंशन कर रहा है। अरे जो भगवान का मंजूर होगा वो बिल्कुल होगा, तू टेंशन मत लिया कर। अब आशीष जो थे गुस्से में आ गए और कहने लगे कि भाई मेरे साथ में क्या चल रहा है तुम जानता नहीं, तू तो हर मौके पर मजाक करता रहता है। अब फिर अपने घर की स्थिति बताने लगे कि देख भाई, मेरे साथ में ऐसे ऐसी अब चल रहा है हिसाब किताब घर का। इस जो भी तनख्वाह मेरे को मिलती है ना, इसमें मेरे घर का काम चलता नहीं है। घर वाले अब कर्जे ले लेकर के काम चला रहे हैं, आखिर कर्जा भी तो देना पड़ेगा। अब जो मजाकिया दोस्त था ना, अब सीरियस हो चुका था। अब कहने लगा कि दोस्त, मैं तेरे लिए कोई ज़रूर काम देखूंगा जिसमें तू ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तू भी याद रखेगा कि किस दोस्त से पाला पड़ा है। इसके बाद वो दोस्त अपना काम पर चला गया था और हफ्ता दिन के पहले ही वो जो मजाकिया दोस्त था आशीष को अकेले में बुलाया एकांत में और फुसफुसाते हुए कहने लगा कि आशीष, तू पैसे कमाना चाहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। आशीष बोले, हाँ भाई, पैसा तो कमाना चाहता हूँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल जायज़ तरीके से। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई गलत काम करूँ। तो ये तो तुम मान के चलना कि मैं कोई गलत काम करने वाला नहीं हूँ, ना कभी मुझे गलत लाइन में ढकेलने की कोशिश करना। तब उसका दोस्त कहने लगा, अरे मैं गलत लाइन में कहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें पैसे कमाने का एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर तुम ये कर लोगे ना तो तुम लखपति जी जरूर बन जाओगे, ऐसा मैंने सुना है। बाकी तुम्हारा भाग्य कहाँ तक साथ देता है ये तुम्हारा भाग्य ही जान सकता है। आशीष उसकी बात में इंटरेस्ट लेने लगे और कहने लगे, ऐसे कौन से काम है भाई जो मुझे लखपति बना देगा। तब वो मजाकिया दोस्त कहने लगा कि भाई, मैं एक ऐसा महिला को जानता हूँ, जानता तो मैं मिला नहीं हूँ लेकिन सुना जरूर हूँ। उसको नौजवान लड़के पसंद है और वो हर शुक्रवार को एक जगह है वहाँ पर अपनी गाड़ी लेके आती है
और वहाँ पर तुम्हारी तरह कई लड़के इंतज़ार करते रहते हैं ताकि वो मैडम किसी को पसंद कर लें और अपने साथ लेके जाएं। आप समझ सकते हो कि वो नौजवान लड़के को ले जा करके क्या करती होगी। ज़रूर अपना ऐश करती होगी और उसके बदले में लाखों रुपए देती है। अगर उस औरत को तुम पसंद आ गए ना तो तुम्हारा तो भाग खुल जाएगा दोस्त। मैं तो इस लायक हूँ नहीं, भगवान ने मुझे शरीर इस तरह दिया नहीं, लेकिन तुम तो इस काबिल हो। तुम्हारा कद काठी, तुम्हारा चेहरा भी बहुत सुंदर है, हैंडसम लगते हो। तो क्यों ना एक बार ट्राई करो, उस जगह पर जाओ, देखो कि तुम्हारा कहीं भाग साथ दे दे, वो औरत तुम्हें पसंद कर ले, तुम्हें अपने साथ ले जाए, अब फिर तो तुम्हारा चांदी चांदी हो जाएगी। जब मजाकिया दोस्त ने आशीष को ये बताया तो आशीष को विश्वास ही नहीं हुआ कि कहीं ऐसा हो सकता है एक रात के लिए कोई औरत किसी को ले जाए और उसको लखपति बना दे। नहीं नहीं, तो मजाक कर रहा दोस्त। तब वो मजाकिया दोस्त कहने लगा, अरे नहीं भाई आशीष भाई, मैं आपके साथ अब मजाक नहीं करता हूँ। जब से आपने अपनी घर की दास्तां सुनाई है ना, और तब से मैं आपके साथ कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूँ आपके भले के लिए। अगर मेरे भगवान मेरे को ऐसा शरीर देते जैसे आपका है तो सबसे पहले नंबर लगा के मैं खड़ा रहता। मैं भी लखपति बनना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा कद काठी दिया ही नहीं जैसा आपका है। तो क्यों ना आप एक बार ट्राई करो। शुक्रवार को 10 बजे आप उस जगह पर पहुँच जाओ। वहाँ पर और भी आपको लड़के खड़े मिल जाएंगे, तब आपका विश्वास होगा। आशीष सोचने लगे कि अरे भाई इसकी बात में तो दम है, वाकई में ऐसा तो हुई ही। कद काठी से तो मैं बिल्कुल पहलवान की तरह देखता हूँ और भगवान ने शकल सूरत भी अच्छी दे रखी है। तो कब तक मजदूरी के ज़िंदगी जीता रहूँगा। चलो एक बार आजमाया जाए, शायद उस औरत को मेरा चेहरा पसंद आ जाए और मुझे अपने घर ले जाए, चाहे जहाँ भी ले जाए। एक रात तो ही गुजारनी है और उसके बदले में मुझे लाख रुपए मिल जाए तो मेरे घर का तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। और यही सोच करके आशीष और उसके बारे में मजाकिया दोस्त से जो सूचना था, इन्फॉर्मेशन सब निकालने लगे। क्या करती होगी अब। जो मजाकिया दोस्त कहने लगे, भाई मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो जो सुना हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्रवार परसों है ना, तब तक तुम अपना मन को पक्का कर लो कि जाना है कि नहीं जाना है। अब मैं तो कहूँगा आशीष भाई एक बार ज़रूर ट्राई करो। अगर तुम्हारा तकदीर ने साथ दिया तो तुम लखपति बन जाओगे। तो भाई मुझे मत भूलना, है ना, अपने गरीब दोस्त को मत भूलना। तब आशीष हंसते हुए कहने लगे, अरे वाह दोस्त, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, इतनी बड़ी आइडिया दिया है और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अब इसके बाद आशीष मन ही मन अब तैयार होने लगे, लेकिन उनका ज़मीर ये सब करने के लिए रोक रहा था। उनका मन नहीं मान रहा था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नाजुक बनी हुई थी जो संभाले नहीं संभल रही थी। अगर ये मौका चूक जाते ना तो फिर उनके घर के हालात और बिगड़ती चली जाती। बहनों की शादी करनी थी, सबसे बड़ी चिंता तो ये थी। खाना पीना चलो अब एक टाइम ना भी बने तब भी काम चल जाएगा, लेकिन घर में 2-2 जवान बहनें बैठी हुई, अब कौन ऐसा भाई हो जो चिंता ना करेगा। सबसे बड़ी चिंता तो यही थी। आशीष अपने आप को तैयार करने लगे। अब शुक्रवार भी आ चुका था और उनका जो दोस्त था उनके साथ में था। कहने लगा कि आशीष भाई घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराना, मैं आपके साथ चलूँगा उस जगह तक, वहाँ तक रहूँगा। इसके बाद देखते हैं कि आपके साथ अब क्या फैसला होता है। अगर वो औरत आपको पसंद कर ली तो आप मुझे मत भूलिएगा, बस इतना ही मेहरबानी रखना। आशीष हंसते हुए कहने लगे, नहीं भाई, मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊँगा। आपने इतनी बड़ी जो आइडिया मुझे दिया है, इसके बारे में सब कुछ बताया, तो मैं ज़रूर आपको लेकर चलूँगा। अगर मैं उस लड़की के दिल को भा गया, अगर मैं लखपति बन गया, तो मैं आपको भी मदद करूँगा। आप बिल्कुल मेरी बात को विश्वास रखो। इसके बाद आशीष मजाकिया दोस्त दोनों उस जगह पर चले गए
जहाँ पर शुक्रवार को रात को 10 बजे वो मैडम अपनी कार लेके आती थी और कार का शीशा बंद ही रहता था। अंदर में कौन मैडम है, कैसी क्या है, बाहर से कोई शक्ल नहीं देख सकता था क्योंकि शीशे काले होते थे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 7 लड़के और मौजूद थे और एक से एक हैंडसम लड़के दिख रहे थे। अब वहाँ पर आशीष जो कपड़े पहन रखे थे वैसा कपड़ा नहीं था जैसे उन लड़कों ने पहन रखा था। अब मायूस सा हो गए थे, लेकिन उनका मजाकिया दोस्त ने उनका साथ दिया, हौसला बढ़ाया कि आशीष भाई, आपका शरीर कदकाठी ही अलग है, इन लड़कों के ऊपर मत जाओ। ये लड़के तो अपने आप को दिखावा दे रहे हैं, लेकिन आपको तो कुदरत ने ऐसा बना के भेजा है। आप तो बिना कपड़ों के भी बहुत हैंडसम दिखते हो। फटे पुराने जैसे भी कपड़े पहन लो, आपकी पहचान एक अलग ही होती है। आप घबराओ मत, आप चले जाओ, जो लड़के बैठे हैं उस जगह पर बैठ जाओ। अब थोड़ी देर में 10 बजने वाला है और वो मैडम की कार आती होगी, जैसा मैंने सुना है। इसके बाद वही आशीष ने किया, उन लड़कों के साथ में जाकर के उस जगह पर बैठ गए थे। लेकिन 10 बज गया, अभी तक कोई कार नहीं आई इस जगह पर। 10:15 बज गया लेकिन कार नहीं आई। सब लड़का खुसर फुसर करने लगे और कोई कह रहा था कि आप शायद आज नहीं आएगी, फिर अगले शुक्रवार को आना पड़ेगा। और कुछ लड़का तो अब जाने भी लगे थे। 10:30 बज चुका था लेकिन कार नहीं आई। उनमें से आधे लड़के तो अब जा चुके थे। करीब 11 बजे तक आशीष, मजाकिया दोस्त और कुछ लड़के और भी रुके हुए थे और अचानक एक काली कार आती हुई दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट की रोशनी बहुत तेज थी और सीधा हेडलाइट की रोशनी सबके चेहरे पर पड़ रही थी जो वहाँ उस टाइम में लड़के मौजूद थे। और हेडलाइट की रोशनी में शायद मैडम देख रही थी सब लड़कों को बड़े आराम से। अब जो कार का शीशा था वो तो काला था, अब बाहर से वो अंदर तो कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो मैडम बड़े आराम से हर किसी को देख रही थी। और अचानक थोड़ा सा शीशा खुला, एक गोरी हाथ बाहर निकला और आशीष की तरफ उंगली करके एक मीठी आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। आशीष अपने मजाकिया दोस्त को देख रहे थे, दिल धक से हो गया। जब मैडम ने उनको पुकारा ना तो एकदम घबरा से गए थे, डर गए थे कि अब क्या होगा। लेकिन मजाकिया दोस्त ने उनका साथ दिया, बोला आशीष भाई घबराओ मत, आप जाओ, भगवान ने आपको अच्छा मौका दिया है, जरूर आप लखपति बनोगे, आप डरना मत, जो कुछ मैंने बताया है वैसा ही करना, जाओ निकल जाओ, मैडम के साथ जाओ। इसके बाद आशीष जी उस कार के पास में आए जो मैडम का थोड़ा शीशा खुला हुआ था। अब मैडम कहने लगी कि तुम पिछली सीट पर आ जाओ, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। बड़ी मीठी आवाज़ थी। अब आशीष घबराते हुए पिछली सीट पर आ बैठे। वो कार क्या थी, एक महल की तरह थी। ऐसा सजा हुआ कार अब आशीष ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। सब कुछ उस कार में लग रहा था कि हर चीज़ महंगा लगा हुआ है। जो बैठने का सीट था वो भी लग रहा था कि बहुत ही महंगा ये सीट होगा। और फिर मैडम ने मुड़ करके पीछे तरफ देखा। पहली बार आशीष ने उस मैडम को देखा। उम्र कोई ज़्यादा नहीं लग रही थी, देखने में 25-26 साल की लग रही थी। अब बड़ा ही खूबसूरत, अब भूरी भूरी उसकी आंखें थी और वो मुस्कुरा करके आशीष की तरफ देख रही थी और कहने लगी कि नौजवान, आपको पता है कि मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगी, आपके साथ क्या करूंगी। आशीष उसकी बात सुन करके डर गए थे और सर हिलाते हुए बस उन्होंने इशारा कर दिया कि हाँ मैडम, मुझे पता है कि आप कहाँ लेके जाएंगी, आप क्या करेंगे। और तब वो मैडम कहने लगी कि ठीक है, आप आराम से बैठ जाओ और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद मैडम अब कार अपना मोड़ लिया उस जगह से। बाकी जो लड़के थे निराश अपने घर की तरफ चले गए और उसमें मजाकिया दोस्त भी था। लेकिन अंदर से मजाकिया दोस्त बहुत खुश था कि चलो मेरे आशीष भाई का आज नंबर तो लग गया और आप जब लौटेंगे तो घर में
लखपति बन के लौटेंगे और वो मेरी भी मदद करेंगे। दिल में एक सुकून सा था। इधर आशीष उस मैडम के कार में चले जा रहे थे, शांत बैठे हुए थे। मैडम उनके बारे में पूछ रही थी कि नौजवान बताओ आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन रहा है और क्या मजबूरी थी कि आप मेरे पास में आए, सब कुछ जानती हुई। अब जो आशीष थे सच्चे इंसान थे, कभी उन्होंने झूठ बोलना सीखा नहीं था और जो भी उनकी मजबूरी थी घर से लेकर के यहाँ तक कि फैक्ट्री में जिस हालात में काम करते थे मजदूर बन करके, सब एक एक चीज़ उस मैडम को बता दिया। मैडम उनकी बात सुन कर के प्रसन्न हुई। वो भी उनको लगा कि लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है और इसको मदद की ज़रूरत है और इस ज़रूरत के लायक भी है। और इसके बाद वो मैडम कार चलाती रही। ना जाने कितना देर तक कार चलता रहा और जब आशीष देखे कि जब कार रुका तो एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर में थे। बहुत बड़ा फार्म हाउस था, लेकिन कमाल की बात थी कि उस फार्म हाउस में कोई इंसान दिख नहीं रहा था। बस मैडम की कार खड़ी थी। अब मैडम कार से बाहर उतरी और आशीष को बोला कि अब बाहर निकल आओ, हमारी यात्रा यहीं तक थी, अब हम अपने घर में चलेंगे। इसके बाद आशीष उस तरफ जो इतना बड़ा सा फार्म हाउस था देख करके एकदम हैरान थे। मन ही मन सोच रहे थे कि कार कितनी महंगी और ये जगह तो बहुत ही महंगा होगा। वास्तव में लंबा चौड़ा इतना फार्म हाउस देख करके भौचक्का रह गए थे। और कमाल की बात थी कि कोई वहाँ पर नौकर चाकर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी बड़ी अगर अमीर लेडी है तो नौकर चाकर तो होना चाहिए, लेकिन एक भी नौकर चाकर उस जगह पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल एकांत सा जगह थी। और वो मैडम आप ले करके आशीष को उस महल नुमा घर की तरफ चल पड़ी जो फार्म हाउस में बना हुआ था और सीधा ले करके ड्राइंग रूम में पहुंची और कुछ कपड़े निकाल करके अब आशीष को दिए कि जाओ सामने बाथरूम है, वहाँ नहा करके फ्रेश हो जाओ, आइए कपड़े पहन लेना, पुराने कपड़े वहीं पर टांग देना, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप फिर तुम इस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ। आशीष मन ही मन कल्पना करने लगे कि अब मैडम मेरे साथ में क्या करेगी। ज़रूर वो ही करेगी जो मेरे मजाकिया दोस्त ने बताया। वो रात भर मुझे अपने साथ में रखेगी और सुबह होते ही मुझे भेज देगी लाखों रुपए के साथ में, अब फिर मैं लखपति बन जाऊंगा। मन ही मन ऐसा सब कल्पना कर रहे थे, नहा रहे थे। और इसके बाद जब नहा लिए तब मैडम का दिया हुआ कपड़ा ले करके चल पड़े पहन करके। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो मैडम थी नहीं। अब एक सोफे पर जा कर के बैठ गए, इंतज़ार करने लगे कि मैडम कहाँ गई, कब आएगी। रात काफ़ी हो चुका था, मैडम का कोई अता पता नहीं था और इतना बड़ा घर देख करके खुद हैरान थे आशीष जी। अब इतना बड़ा घर में कहाँ मैडम होगी, कौन से कमरे में होगी, कुछ भी मालूम नहीं। लगभग 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद वो मैडम आती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार में पहले तो सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी और इस बार में काले रंग का गाउन पहन रखी थी और गले में कुछ माला भी डाल रखी थी और सर पर एक टीका लगा हुआ था, जैसे वो कोई पुजारी हो, इस टाइम कोई पूजा करने के लिए जा रही हो। ये क्या चक्कर है भाई। उसका ये रूप देख करके आशीष थोड़ा सा घबरा गए। तब तक मैडम उनके पास में आकर के उस सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, अरे घबराओ मत, ये मेरा यही रूप है, मैं इसी रूप में रहती हूँ। मैं जब घर में रहती हूँ ना तो इसी रूप में रहती हूँ, यही मेरा असली रूप है। ये मैं काले कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ, तुम घबराओ मत, हम अभी चलेंगे दूसरे कमरे में। और इसके बाद मैडम जो थी फिर उनसे बातचीत करने लगी कि तुम पूजा पाठ में ध्यान रखते हो, कभी पूजा पाठ किया है। तब आशीष बताने लगे, नहीं मैडम, मुझे इतना मौका कहाँ मिलता, मैं तो मजदूरी करते रहता हूँ, उसी में थक जाता हूँ,
मैं आज तक कभी पूजा पाठ नहीं किया। तब वो मैडम कहने लगी कि आज तुम्हें एक पूजा करना पड़ेगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अब आशीष कहने लगी, मैडम मैंने आज तक कोई पूजा नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा? मैडम कहने लगी कि घबराओ मत, सब कुछ मैं बताऊंगी। इसके बाद आशीष को अब दूसरे कमरे में लेके जाने लगी। जब वो उस कमरे में आशीष गए ना, तो कमरा बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। ना तो उसमें कोई फर्नीचर था, ना कुछ ऐसा कोई बैठने का जगह। नीचे कालीन बिछा हुआ था। अब बीच में एक हवन कुंड जैसा बना हुआ था और देखने में ही लग रहा था कि इस घर में पूजा पाठ ही होता होगा। और इसके बाद वो मैडम कहने लगी, आशीष आप इस जगह पर बैठ जाओ आराम से, हाँ हम एक छोटा सा पूजा करेंगे और इसके बाद हम रात बिताएंगे, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? जो आशीष थे कहने लगे, नहीं मैडम मुझे क्या आपत्ति हो सकती, मैं तो आपके सेवा के लिए आया हूँ, आप जैसे मुझे चाहे इस्तेमाल करो, बस मुझे आप ज़रूर पैसे देना, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। वो मैडम हंसते हुए कहने लगी कि आप चिंता मत करो, जो भी मुझे करना है मैं तो करूँगी ज़रूर, लेकिन आप घबराना मत, डरना मत। मैं एक पूजा करूँगी और इसके बाद आप उठकर भागना भी मत, अगर भागोगे तो आप नुकसान में रहोगे। अब आशीष जो थे बिल्कुल घबरा गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन सा पूजा होगा जिससे इनको डर लगेगा। अब मैडम की तरफ देखने लगे थे, डर लग रहा था उनको। अब पूछ ही बैठे कि मैडम ऐसा कौन सा पूजा होगा जिससे मुझे डर लगेगा? मैडम कहने लगी कि देखो ये हवन कुंड है ना, मैं एक आत्मा को रोज बुलाती हूँ और आज भी बुलाऊंगी, और वो आत्मा इसी हवन कुंड से बाहर निकलेगी और तुम देख करके ना चीखना ना चिल्लाना। अब आशीष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो आया था किसी और काम के लिए और यहाँ काम तो दूसरा होने जा रहा है। वो घबरा से गए थे। आशीष कहने लगे, नहीं मैडम मैं ऐसा करूँगा नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे आत्माओं से भूत प्रेत से बहुत डर लगता है मैडम, मैं ये कर नहीं पाऊँगा, मैं बिल्कुल घबरा जाऊँगा, मैं भाग जाऊँगा। लेकिन वो जो मैडम थी कहने लगी कि आशीष तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगी। वो आत्मा कोई ऐसी ऐसी आत्मा नहीं है जो देखने में डरावनी हो, वो एक नौजवान लड़की है और उसके साथ तुम्हें रात बितानी है, मेरे साथ नहीं उसके साथ में। अब तो आशीष एकदम कांप गए थे, डर के मारे उनका ऐसा हालत हो चुका था कि वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी आत्मा के साथ उनको रात गुजारनी होगी। बिल्कुल अंदर तक एकदम कांप गए थे, शरीर लग रहा था कि कपकपी ले चुका है। वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैडम जो बात बोल रही है वो सत्य बात है। मैडम की तरफ देख रहे थे, आंखें उनकी फटी की फटी रह गई थी और मैडम कह रही थी कि हाँ आशीष, मैं जो पूजा करूंगी ना वो आत्मा लड़की बाहर निकलेगी और उसके साथ तुम्हें रात बितानी है। अब फिर तुम अच्छी तरह से उस लड़की को खुश कर दिए ना तो मैं तुम्हें लखपति जरूर बना दूंगी। यही तो मेरा काम है, इसी काम के लिए तो मैं तुम्हें लेके आई हूँ। आशीष के शरीर जैसा ऐसा हो गया था कि साफ खून सूख चुका है, चेहरा एकदम डर के मारे पीला पड़ चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। अब सोच रहे थे कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। शायद उसकी मन की बात वो मैडम समझ चुकी थी और कहने लगी कि आशीष जो भी यहाँ आता है ना कभी भाग नहीं सकता, ना मैं भागने देती हूँ और ना तुम्हें भागने दूंगी। अब ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, इसी काम से तो मैं जिंदा रहती हूँ और मैं अपना सुख भोग रही हूँ और तुम्हें भी इसमें मौका देती हूँ कि तुम भी लखपति बन जाओ। अगर तुम उस लड़की आत्मा को तुम उसको खुश कर दिए तो समझ लो कि तुम्हारा लाख रुपये तो पक्का है, वो तो मैं ज़रूर दूंगी। अब तुम सोच लो, तुम्हें ये काम तो करना ही होगा, तुम रो के करो, हंस के करो,
डर के करो, लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा। आशीष तो समझे थे कि ये लड़की के साथ में, मैडम के साथ में मुझे रात बितानी पड़ेगी। जैसा उनका मजाकिया दोस्त ने कहा था कि मैडम जो है बहुत ही सेक्सी है और उसको हर शुक्रवार को एक नया लड़का चाहिए। जैसा उन्होंने जो मजाकिया दोस्त ने बताया था, वो तो यही तक समझे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद सारा खेल ही बदल चुका था। वो मैडम तो कुछ और ही कहानी अब बना चुकी थी। वो तो कह रही थी कि रात तुम्हें एक आत्मा लड़की के साथ बिताना पड़ेगा। अगर तुम उसको खुश कर दिए तो तुम्हारा ₹1,00,000 तो पक्का। और वो मैडम यही सब करके करोड़पति बनी हुई थी। तो कौन थी आत्मा, क्या चाहती है? अब इसके बाद तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा। आशीष समझ गए थे कि मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं रो के करूं या हंस के करूं। अब डरना क्या है। और इसके बाद मैडम से अब डरते हुए कहने लगे कि मैडम, मैं तो आपके शरण में हूँ, कोई मुझे ऐसा नुकसान तो नहीं होगा। मेरा परिवार है, मेरा गांव पर इंतज़ार कर रहा है, मेरी 2 बहनें हैं जिनका मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं इसी काम के लिए आया था कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उनका शादी कर दूंगा। मैडम, मैं सुरक्षित रहूँगा ना? मैडम हंसते हुए कहने लगी कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, डरो मत। अगर तुमने उस लड़की को खुश कर दिया ना, तो तब तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुमने उस लड़के के साथ कोई भी हेरा फेरी की, बदमाशी की, तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये तुम सोच लेना। और इसके बाद आशीष मान चुके थे। अब करना क्या था? पूजा उस मैडम ने स्टार्ट कर दिया था। उस जगह पर अब धुआं धुआं भरने लगा था और उसी धुएं में वो लड़की की आत्मा पहली बार नजर आई थी। देखने में जैसा मैडम ने बताया था, बिल्कुल जवान लड़की दिख रही थी, बाल खुले हुए थे। और धुएं में से कैसे निकल के बाहर खड़ा हो गई, आशीष समझ नहीं पाए थे। अब बिल्कुल साक्षात एक लड़की की तरह उसने शक्ल अख्तियार कर लिया था। इसके बाद मैडम ने इशारा किया कि जाओ, वो आगे आगे जा रही है, तुम उसके पीछे पीछे जाओ। और जहाँ जाएगी, जिस कमरे में जाएगी, तुम उसी कमरे में चले जाना। और जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना। और जो लड़की कहे वही काम करना, उसको नाराज मत करना। वही आशीष ने अब डरते हुए करने लगे। वो लड़की अब जो थी एक कमरे की तरफ जा रही थी। आशीष डरते हुए पीछे पीछे चलते जा रहे थे। कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो लड़की बिना मुड़े हुए अंदर जा चुकी थी और सामने पलंग था, उस पर जा कर के बैठ चुकी थी। आशीष भी उस दरवाजे में पहुंच गए थे। जैसे मैडम ने बताया था, जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उस लड़की के पास जा कर के खड़े हो गए, अपना हाथ जोड़े हुए। वो आत्मा लड़की उनको पहले पैर से लेकर के ऊपर तक देखा। अब फिर वो मुस्कुराई, कहने लगी कि नौजवान, मेरे पास में आओ ना, यहाँ बैठो मेरे साथ में। अब तो पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारनी है, तुमसे क्या शर्माना, आओ, तुम्हें मत शर्माओ। इसके बाद आशीष मैडम की बात कानों में जैसे गूंजने लगी कि आशीष, इस लड़की को, आत्मा को नाराज मत करना। अगर तुम नाराज कर दिए, कोई बदमाशी कर दिए, तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ सकता है। तो इसको तुम खुश रखने का कोशिश करना। और इसके बाद आशीष वही करने लगे जो वो आत्मा लड़की चाहती थी। उसको हर तरफ से सुख देने लगे, खुश रखने लगे, ताकि वो आत्मा नाराज ना हो। और आखिरकार सुबह का टाइम हो चुका था। अब फिर उसी बिस्तर पर अभी तक वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो आत्मा लड़की अब पलंग से नीचे उतरी। अब फिर एक बार आशीष को तरफ देखा और कहने लगी कि तुम मुझे दिल के भागे हो, आज तक तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? मैं तुम्हें अब चाहने लगी हूँ। मैं चाहूँगी कि तुम दोबारा भी मेरे पास में आना। इसके बाद ठुमकते हुए वो दरवाज़ा उसने खोला और बाहर की तरफ चली गई। मैडम का कहना था कि सुबह में जब लड़की निकलेगी ना, तो उसका पीछा मत करना, जिस जगह पर हो उसी जगह पर रुके रहना। जब लड़की चले जाए ना,
और तब 10-15 मिनट के बाद में तुम उस जगह से बाहर निकलना। अब मैं तुम्हें बाहर उसी जगह पर मिल जाऊंगी जहां हम बैठे हुए थे। आशीष इंतजार करते रहे। वो लड़की तो कब का चली गई थी और आशीष बस टाइम गिन रहे थे कि कितना टाइम हुआ। आखिरकार 10-15 मिनट बीतने के बाद पलंग से उठे और इसके बाद उस कमरे से बाहर निकल गए और उसी जगह पहुंचे जहां पर मैडम ने बताया था। वास्तव में मैडम वही काला कपड़े गाउन पहने हुए अब बैठी हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट फैला हुआ था और जैसे ही आशीष को देखी वो कहने लगी, आ जाओ आशीष, मेरे पास में आकर बैठो। अब बताओ क्या रहा तुम्हारे साथ में, उस आत्मा ने कैसे रात बिताया, वो तुमसे खुश थी? तब आशीष कहने लगे, हाँ मैडम, मैंने उस आत्मा लड़की को नाराज़ नहीं किया, वो लड़की तो मुझ पर प्रसन्न है। और कहने लगी कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहूँगी कि फिर तुम मेरे पास में आना। जब इन्होंने बताया तो मैडम बहुत खुश हो गई और आशीष कहने लगी, ये ऐसा पहली बार हुआ है जब वो आत्मा लड़की इतनी खुश हुई। वाकई में तुम बहुत ही काबिल लड़का हो, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। मैं तो तुम्हें अब डबल पैसा दूंगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगली बार तुम्हें ही आना है और तुम मुझे उसी जगह पर मिलोगे, ये तुम वादा करो। आशीष कहने लगे कि बिल्कुल मैडम, मैं आपका हर कहना मानूंगा, लेकिन शर्त यही है कि मुझे पैसा चाहिए। अगर आप पैसा देंगे तो मैं आपका मदद ज़रूर करूंगा, उसमें मेरी भी तो मदद होगी। और तब उस मैडम ने अपने कहे अनुसार 2 लाख रुपए आशीष को दिए। आशीष भी खुश थे और मैडम कहने लगी कि अब देखो सुबह हो चुका है, अब सारी रात तुम्हें, सारा दिन यहीं पर बिताना है। जो खाना है पीना है अब हर जगह पर तुम्हें मिल जाएगा, जहाँ तुम ढूंढोगे फल फ्रूट हर जगह पर रखा हुआ है। सामने किचन है, अगर तुम खाना बनाना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है। और मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं तुम्हें रात में मिलूँगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस घर से अकेले निकलने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम इस घर से निकलना चाहोगे, भागना चाहोगे, तो तुम भाग नहीं पाओगे और तुम बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हो। और तुम मेरी बात को गांठ बांध के रख लेना, मैं तुम्हें अब रात में मिलूंगी और इसके बाद मैं तुम्हें अपने कार में लेकर जाऊंगी और जहाँ पर मैं बिठाया था और उसी जगह पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। और इसके बाद लड़की फिर वो मैडम आशीष को चेतावनी देने लगी कि तुम मेरी बात को ऐसे वैसे मत लेना, तुम कोशिश भी मत करना इस जगह से बाहर निकलने की। अगर तुमने कोशिश भी किया तो तुम बड़े खतरे में फंस सकते हो। आशीष, मैं जो कह रही हूँ तुम सुन रहे हो ना? आशीष वास्तव में डर चुके थे, लेकिन पैसा मिला हुआ था, 2 लाख रुपये उनके पास में था। और वो मन में सोचने लगे कि मैडम जो कह रही, अब रात तो गुजर चुकी है, दिन भी गुजार देंगे, 2 लाख मिला हुआ है और रात में तो मैडम मुझे उसी जगह पर छोड़ देंगे और फिर अगले शुक्रवार को फिर आना है, फिर मुझे 2 लाख मिलेगा। आशीष बहुत खुश थे और कहने लगे, मैडम बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूँगा। और इसके बाद मैडम अपने कमरे में चली गई, आशीष वहाँ पे बैठे रहे। और फिर जब मैडम बाहर निकली ना, तो काला गाउन, गले में माला, सब कुछ वो चेंज कर चुकी थी। अब सफ़ेद कपड़ा पहन करके किसी परी के समान लग रही थी और आशीष बस देखते ही रह गए। बड़ी खूबसूरत वो मैडम लग रही थी, लेकिन मैडम मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरती हुई निकल गई और फिर मुड़ी। अब फिर कही, आशीष जो मैंने बताया है ना वैसे ही करना है, मैं जो बोली हूँ समझ रहे हो ना? आशीष बोले कि जी मैडम, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, जब आप कहेंगी तभी मैं इस घर से निकलूँगा, मैं इस घर से बाहर निकलूँगा ही नहीं। और इसके बाद मैडम अब बाहर की तरफ निकल गई और दरवाज़ा जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। अब उस घर में सिर्फ आशीष थे, बड़ा सा महलनुमा घर। और वास्तव में वो घर इतना लंबा चौड़ा था। अब पहली बार अब आशीष ऐसे घर में अंदर बैठे हुए थे। किचन खुला हुआ था, किचन में हर सामान मौजूद था, जो खाना चाहते
वो बना सकते थे। और आखिरकार भूख भी तो लग रही थी और उन्होंने अपने मनपसंद खाना को बनाया और जी भर कर खाना खाया। इसके बाद खाना खाने के बाद अब उनको नींद सताने लगी क्योंकि रात भर का जगे हुए थे। अब फिर उसी बिस्तर पर जहाँ पर वो पूरी रात उस आत्मा लड़की के साथ गुजारी थी और उसी बेड पर चले गए आराम करने के लिए। जब उनकी नींद खुली ना तो मैडम आ करके उनके बिस्तर के पास में खड़ी थी और आशीष को उठा रही थी। आशीष उठो, बहुत सो लिए तुम, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आऊं। मैडम उसी रूप में थी, सफ़ेद कपड़ा में किसी परी की तरह दिख रही थी। आशीष अपने आंख मलते हुए उठी। मैडम का चेहरा देख करके बड़ा प्यारा लगा। दिल में मैडम भी अब आशीष को छा चुकी थी, लेकिन ये अरबों पति महिला आशीष जैसे इंसान को क्यों प्यार करेगी। आशीष अब सब कुछ समझते थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि काश ये जो मैडम है मेरे साथ में अगर प्यार करने लगती तो क्या होता, मैं भी तो अरबपति बन जाता। दिल में ख्याली पुलाव तो बना ही सकते थे और वैसे ही सोच रहे थे। लेकिन मैडम उनके दिल की बात जान चुकी थी और कहने लगी, सोचना भी मत ऐसा, जो तुम दिल में ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, मैं सब जान चुकी हूँ। ऐसा मेरे साथ में कभी सोचना भी मत, ना उस निगाह से मुझे देखना भी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। आप फिर कहने लगे, आशीष अब तुम उठो, अब हम बाहर जा रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ करके आऊँगी। इसके बाद उस काली कार में वो सवार हो गए थे आशीष। आप जब गेट से बाहर निकले फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम किस जगह पर हैं, कौन सी जगह है, कहाँ पर आए हैं, लेकिन हर तरफ खेत ही खेत, जंगल जंगल, वो जगह को तो पहचान भी नहीं पाए थे। और आखिरकार घंटों तक कार चलने के बाद उसी स्थान पर आकर के कार रुकी। मैडम चेतावनी देते हुए लहजे में कहने लगी कि आशीष, ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें किसी आत्मा लड़की के साथ में सोने के लिए मजबूर किया हूँ। अगर तुमने ऐसी बात बताई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, ये तुम समझ सकते हो। तुम्हें तो आगे और भी पैसे कमाने हैं ना, ध्यान है ना, उस आत्मा लड़की को तुम भाग चुके हो और तुम्हें शुक्रवार को फिर इसी जगह पर आना है 10 बजे के बाद। अब मैं तुम्हें फिर लेके जाऊंगी, लेकिन चेतावनी फिर दे रही हूँ, अपने किसी भी दोस्त को, किसी यार को, यहाँ तक अपने घर में किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त यार कोई भी पूछे, तुम इतना बता सकते हो कि मैं एक महिला के साथ रात बिताने के लिए गया था और वो मुझे इस काम के लिए बहुत सारा पैसा दिया, ऐसा तुम बोल सकते हो। लेकिन गलती से भी अगर तुमने बता दिया कि आत्मा लड़की के साथ मैं रात बिताया हूँ, तो तुम्हारे साथ वही आत्मा तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकती है। इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ, तुम समझ रहे हो ना। आशीष को पहली बार डर लगा था और कहने लगे, हाँ मैडम, मैं बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। और कहने लगे, मैं शुक्रवार को इसी जगह पर मिलूँगा आपको 10 बजे के बाद में। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, बिल्कुल सही, इसी जगह पर हम मिलेंगे। और सुनो, मैं तुम्हें जान रही हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में बहुत कुछ चल रहा है। अब उसको अपने दिल को शांत कराओ। अब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिससे तुम सोच रहे हो। अब फिर मैडम की कार स्टार्ट हुई और चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, लग रहा था कि 12 के आसपास का टाइम है। रोड सुनसान पड़ा हुआ था। अब मैडम की पीछे वाली टेल लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी और वो भी अब दूर होती चली जा रही थी। इसके बाद उनके पास तो पैसा था, पैकेट था पैसे का, और वो अपने सीने से दबाए हुए 2 लाख रुपए अब अपने उस घर की तरफ चल पड़े। चलते जा रहे थे, मन में सोचते जा रहे थे कि क्या मैं दोबारा ये काम करूं कि नहीं करूं। लेकिन मन गवाही दे रहा था कि हाँ, करना चाहिए, इसमें बुरा ही क्या है। मुझे तो 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे, अब मेरी माली हालत सुधरती चली जाएगी
हाँ, हो सकता है कि आगे भी वो आत्मा मुझे बुलाए, फिर मुझे 2 लाख मिल जाएंगे। इस तरह मैं तो अरबपति बन जाऊंगा। यही मन में सोचते सोचते ना जाने कब अपने घर पहुंच गए जहां रहते थे। आज दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा खटखटाने लगे। वही मजाकिया दोस्त दरवाज़ा खोला। आज जैसे ही आशीष को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। अब पैकेट भी देख लिया, सीने से चिपकाए हुए थे, और जल्दी से बोला, काम हो गया ना भाई, काम हो गया ना। आशीष मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ तू टेंशन मत ले, मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे सोना है, और इस बारे में और मत कुछ पूछना, मैं तुझे कुछ बताऊंगा भी नहीं, जो बात करूंगा अब सुबह में, अब मुझे सोने दे। इसके बाद आशीष पैसे को सुरक्षित रखा और सुबह उठने की बात कह करके अब आशीष भी गहरी नींद में जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज के अभी तक की कहानी। अगर आपको इसका अगला भाग भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको पसंद आई है और इसका अगला भाग आप सुनना देखना चाहते हो, तो मैं ज़रूर ही इस कहानी का अगला भाग लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ कल इसी का अगला भाग लेकर के। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। मुझे इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।